जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय ऑनलाइन एकेडमी पर। तो चलिए आज के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही जो भी आपका कमेंट है, जो भी क्वेरीज है, आपका कमेंट में जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के हम लोग क्लास हिस्ट्री क्लास में आपको अगले टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसका नाम क्या है? अगले वंश त्रिपक्षीय संघर्ष। और त्रिपक्षीय संघर्ष में हम लोग तीन पक्ष है, तीन पक्ष में हम लोग देखेंगे, तीन वंश का हम लोग संघर्ष देखेंगे। तो इसमें तीन त्रिपक्षीय संघर्ष अगर कंप्लीट कर, अगर अच्छे से पढ़ लिए तो उसमें आपको तीन जो वंश है, तीन वंश आपका थ्री डायनेस्टी आपका क्लियर रहेगा। चलिए हेडिंग में हम लोग देते हैं क्या? त्रिपक्षीय संघर्ष। उम्मीद करता हूं कि आप त्रि मतलब समझ गए होंगे। त्रि मतलब तीन और त्रि पक्ष मतलब तीन पक्ष के बीच संघर्ष हुआ। तो इसी के हम लोग डिटेल रूप से पढ़ेंगे। तो हमारा जो बेसिक है, हमारा जो आपका नेचर पता ही है कि हर किसी जो भी टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं तो उसका सबसे पहले आपको जो बैकग्राउंड है उसका, यानी कि उसका पृष्ठभूमि है, वो सबसे पहले आपको क्लियर कर देते हैं। तो पहले के भांति आज भी हम लोग बैकग्राउंड को सबसे पहले समझेंगे। तो बैकग्राउंड के लिए एक नक्शा हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग नक्शा एक बना लेते हैं। ये आपका भारत हो गया। सबसे पहले कौन कौन किस किस वंश के बारे में, तीन तीन कौन सा वंश होगा उस मन में ही आ रहा होगा। मन में प्रश्न आ रहा होगा कि तीन पक्ष कौन कौन सा होगा, तीन कौन कौन सा वंश होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्या कि इधर देखिए राजस्थान के क्षेत्र में, राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में हम लोगों देखें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था क्या? हरिश्चंद्र। क्या उनका नाम था? हरिश्चंद्र। और रामायण वाला हरिश्चंद्र नहीं, ये हरिश्चंद्र ये इस काल के, यानी कि कौन सा वंश हम लोग पढ़ रहे हैं? मध्यकालीन भारत। तो इनका नाम, तो ये राजा हरिश्चंद्र की तरह इनका भी एक राजा थे। और इन्होंने दो शादी की थी और दोनों शादियां से, यानी ये जो दोनों शादियां की थी, जो हरिश्चंद्र थे इनकी दो पत्नी, दोनों पत्नी से खूब प्यार और खूब उनको मानते थे, इसलिए दोनों से एक संतान हुआ। तो राजा जो हरिश्चंद्र थे, इन्होंने नाम सुना था किस तरह से, मैंने कि जो प्राचीन काल में राजा हरिश्चंद्र के जैसा ही इन्होंने जैसे वक्तव्य किया, मतलब कि अपने जो भी इनका जो साम्राज्य था, इन दोनों पुत्रों के बीच आपस में बंटवारा कर दिया। मतलब इन्होंने क्या किया, एक पुत्र को मानी मालवा के क्षेत्र में, एक पुत्र को राजस्थान के क्षेत्र में राजा बनाया और दूसरे को कहाँ का राजा बनाया? मध्य प्रदेश के, यानी मालवा के क्षेत्र को। और इसी मध्य प्रदेश के मालवा का जो राजा बनाया उसका नाम था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम, यानी उसका नाम क्या था? नागभट्ट प्रथम। और इसी नागभट्ट प्रथम ने जब राजा हरिश्चंद्र की मृत्यु हो जाती है तो नागभट्ट प्रथम ने अपने भाई को हराकर क्या कहता है कि जब एक पहले जिस तरह से राजा हरिश्चंद्र के समय पूरा एक साम्राज्य था, तो ठीक हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा मिलाकर नागभट्ट प्रथम ने अपने भाई को ही पराजित कर पूरे साम्राज्य का अपने नियंत्रण में कर लिया और एक नए वंश को शुरुआत कर दी। उसका नाम क्या है? गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार, उस वंश का हम लोग क्या नाम देंगे? गुर्जर वंश प्रतिहार। मूल रूप से वंश का नाम है प्रतिहार, लेकिन इनका जो जाति था, इनका जाति गुर्जर से था, इसीलिए हम लोग इस गुर्जर प्रतिहार के नाम से हम लोग जानते हैं।
क्या हम लोग जानते हैं, यानी कि इनके जाति के आधार नाम में जोड़ देते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका गुर्जर प्रतिहार। आज भी अगर आप राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और के क्षेत्र में देखिएगा तो गुर्जर जाति के लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इन्हीं का एक वंशज थे, कौन, गुर्जर प्रतिहार। और तो यानी गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक कौन थे, वास्तविक संस्थापक हो जाए इनको नागहट प्रथम, लेकिन जो मूल संस्थापक कौन थे, तो राजा हरिश्चंद्र। कौन थे, राजा हरिश्चंद्र। तो ये समझ लिए। इधर देखेंगे तो यानी ये तो हो गया उत्तर भारत में। इधर दक्षिण के क्षेत्र में, दक्षिण भारत में शासन चल रहा था, उसका नाम क्या था, तो आपने पिछले क्लास में ही पढ़ा था, ये बतापी के चालुक्य। और बतापी के चालुक्य के जगह पर कौन आया था, यानी बतापी के चालुक्य अंतिम राजा कीर्तिवर्मन सेकंड को हत्या किसने किए था, उसी का संबंध का नाम क्या था, दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग ने एक नए वंश का स्थापना किया था, उसका नाम क्या था, राष्ट्रकूट वंश। क्या नाम था, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट क्या नाम था, राष्ट्रकूट वंश। अब हम लोग देखेंगे तो हो गया। अब एक दो वंश के बारे में हम लोग देख रहे हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन तीन पक्ष होगा, तो पहला पक्ष गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया, दूसरा राष्ट्रकूट। एक और देखेंगे यानी बिहार और बंगाल, ये बिहार और बंगाल में एक चल रहा था पाल वंश। कौन सा वंश, पाल वंश। इधर लिख देते हैं ऊपर सबका, पाल वंश। और इधर देखिएगा तो आपको पता होगा नहीं, इधर के क्षेत्र में नहीं, जब कनौज के क्षेत्र में यहाँ का शासन कौन चला रहा था, गुप्तोत्तर काल में तो हर्षवर्धन। और इसी के बाद यहाँ एक वंश चल रहे थे, आयुध वंश। आयुध वंश। और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो कन्नौज। राजधानी कहाँ थी, कन्नौज में। ये चीज हो गई। आयुध वंश जो चला रहा था, दो भाइयों मिलकर चला रहा था, यानी कि एक भाई का नाम क्या था, इंद्रायुध। इंद्रायुध। एक भाई का नाम था चक्रायुध। क्या नाम था, चक्रायुध। दो भाई मिलकर क्या आयुध वंश का यानी कनौज का शासन चला रहा था। तो यहाँ तक तो सभी लोग ने अपने साम्राज्य को साधारण शुरुआत की। मूल रूप से हम लोग आज जो डायनेस्टिक हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग 3 फेज में पढ़ेंगे। फर्स्ट एक आज के क्लास में हम लोग एक डायनेस्टी को हम लोग समाप्त करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में एक डायनेस्टी और एक नेक्स्ट, मतलब 3 दिन में आपका त्रिपक्षीय संघर्ष आपका इंड हो जाएगा, मतलब समाप्त है। तो हम लोग का जो मूल है, जो डायनेस्टी पढ़ेंगे वो हम लोग कौन सा वंश पढ़ेंगे, पाल वंश। हम लोग का जो आज पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, पाल वंश। क्या हम लोग पढ़ेंगे, पाल वंश के बारे में। तो पाल वंश के बारे में सबसे पहले वंश पढ़ रहे हैं। वंश का मतलब क्या हो गया, संस्थापक उसका देखेंगे। संस्थापक के बाद देखेंगे कि उसका राजधानी कहाँ था, नेपाल वंश का राजधानी कहाँ था। उसके बाद अगला देखें हम लोग तो उसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था, साथ ही उन लोगों का कौन सा धर्म था। चलिए जो 4 पॉइंट हो, बेसिक पॉइंट 4 को हम लोग क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले तो संस्थापक की बात करें, संस्थापक हो गया। दूसरा हम लोग देखेंगे तो राजधानी, दूसरा राजधानी हो गया। तीसरा हम लोग क्षेत्र देखें, क्षेत्र। और एक और है आपका धर्म। 4 पॉइंट बेसिक पॉइंट है, हर किसी को जानना जरूरी है। प्रश्न यहां से डायरेक्ट आपको आएगा, पाल वंश की राजधानी कहाँ था, पाल वंश का संस्थापक कहाँ था, और पाल वंश के साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत था। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाल वंश के बारे में। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था, पाल वंश के संस्थापक का नाम क्या था, गोपाल। क्या नाम था, गोपाल। पाल वंश के संस्थापक का नाम क्या था, गोपाल। हम लोग इस पाल वंश का शासन पीरियड हम लोग देखें कब से कब चला, तो लगभग 750 में स्टार्ट हुआ और 420 या 425 साल लगभग हम लोग देखें तो इसका मतलब शासन चला था। 1100 हम लोग 50 यानी कि 70 मान लेते हैं, नहीं 70 तक ही चला था, नहीं 750 से लेकर 1170 लगभग 450 साल तक इन पाल वंश का शासन चला। तो संस्थापक के बारे में हम लोगों ने देखा कि पाल वंश के संस्थापक कौन है, गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन है, गोपाल। अब देखिए राजधानी जाने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड डाल लीजिए, यानी कि इसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था। तो पाल वंश का जो स्थापना हुआ था, पाल वंश का उदय बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में हुआ था। कौन सा, तो बिहार और बंगाल, यानी क्षेत्र हम लोग ने समझा कि क्षेत्र इसका क्या था, तो बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में। बिहार और बंगाल यानी बंगाल की जगह हम लोग वेस्ट ही बंगाल लिख देते हैं। ऐसे बंगाल तो पूरा ही बंगाल है, बांग्लादेश भी तो आ जाएगा बंगाल में ही, क्योंकि उस समय ये तो आधुनिक भारत में हम लोग बांग्लादेश अलग देश बनाना। तो खैर हम लोग वेस्ट बंगाल ही बेहतर रहेगा, बंगाल लिख देते हैं, आपको बेहतर रहेगा बंगाल ही।
यानी बंगाल यानी बिहार और बंगाल के क्षेत्र में पाल वंश का उदय हुआ। अब चलिए हम लोग पाल वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो मेन राजा है कौन, गोपाल। धर्म की बात करें, इन लोगों का धर्म था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, कौन सा धर्म, बौद्ध। बौद्ध धर्म में बर्जयान शाखा को इन लोग मानते थे। कौन सा धर्म, बर्जयान। तो 3 जीएस तो सबसे पहले कंप्लीट कर चुके हैं। इस संस्थापक पाल वंश का कौन सा है, गोपाल। इसका साम्राज्य कहां तक था, तो बिहार और बंगाल में इनका उदय हुआ था। इन लोग कौन सा धर्म को मानते थे, इन लोग बौद्ध धर्म को, खासकर बौद्ध धर्म में भी बर्जयान शाखा को। ये सब आपको बौद्ध धर्म में जब पढ़ाए थे तो आपको बताया गया था। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मूल रूप से हम लोग को स्टार्ट करना है क्या, गोपाल के बारे में। गोपाल पढ़ने से पहले जो 3 वंश देखेंगे, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये चूंकि 3 से 4 राजा को सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे, है ना। तो राष्ट्रकूट में सबसे पहले राष्ट्रकूट के जो संस्थापक उसका नाम क्या है, नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। देखिए ट्रिक से याद आपको करवाते हैं। गुर्जर मतलब गुजर गया। गुजरा कैसे, तो नाग काटने से। तो नाग काटने से क्या, नाग कैसा था, तो बच्चा था, यानी वत्स, वत्सराज। यानी कि एक नाग नहीं 2 नाग काटा है। तो पहला नागभट्ट प्रथम, दूसरा वत्सराज, यानी गुर्जर गया। मन में प्रश्न आया, गुर्जर वंश यानी गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर मतलब गुजर गया, कैसे गुजरा जी, तो नाग काटने से। तो नागभट्ट प्रथम, के वो नाग काटा था, नाग कैसा था, तो बच्चा। तो वत्सराज। नाग कितने थे, तो 2 नाग, एक नागभट्ट प्रथम और एक नागभट्ट द्वितीय। तो हो गया आपका नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय। 3 दाने हम लोगों ने 3 बार में पढ़ा। एक और है, एक और पढ़ लेते हैं हम लोग, मिहिर भोज। मिहिर भोज, है ना, यानी इनको भोज भी कहते हैं हम लोग, शॉर्टकट नाम भोज भी है और मिहिर भोज। 4 डायनेस्टी आपका है, एक गुर्जर प्रतिहार। अब हम लोग राष्ट्रकूट की बात करें, तो राष्ट्रकूट के बारे में अभी हम लोगों ने बताया कि संस्थापक कौन है, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग संस्थापक कौन है, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट, कूट मतलब जाड़ा में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा जो हम लोग कूट मतलब देह थरथराता है तो क्या करता है, दांत कुट करता है। तो कौन सा करता है, कुट कौन करता है, तो दांत मतलब दंती दुर्ग। तो राष्ट्रकूट जैसे ध्यान में आएगा, तो राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन है, दंती दुर्ग। जब क्या होता है, जब दांत कुटाता है, जाड़ा लगता है, तो किसको हम लोग नाम लेते हैं, यानी ईश्वर को नाम लेते हैं, यानी कृष्ण भगवान को नाम लेते हैं। तो कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम के बाद ध्रुव हो गया, यानी ध्रुव। कृष्ण प्रथम के बाद ध्रुव के बाद गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय के बाद अमोघ वर्ष। उसके बाद हम लोग देखें यानी कृष्ण तृतीय, कृष्ण द्वितीय। ये 4 है। इस और सही में इसमें यानी राष्ट्रकूट वंश में या फिर गुर्जर प्रतिहार वंश में ऐसा नहीं कि केवल 4 ही ना जाए। ये जब हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ेंगे तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे। मेरे रूप से आपको 4 इसलिए याद करवा रहे हैं, और इसमें लगभग देख लीजिए 3 6 इसलिए याद करवा रहे हैं क्योंकि इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ, किसके साथ, पाल वंश के साथ। यानी तो इसीलिए आपको जगह सबसे पहले याद कीजिए गुर्जर, ट्रिक से याद कीजिए। गुर्जर मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश, इसका साम्राज्य कहां से कहां तक विस्तृत था, तो ये राजस्थान और मालवा का क्षेत्र, यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश का क्षेत्र था मूल रूप से। उसी में देखे तो इसका संस्थापक कौन था, गुर्जर प्रतिहार मतलब गुजर गया। तो कैसे गुजरा जी, तो नाग काटने से। तो नागभट्ट प्रथम कैसा नाग था, तो बच्चा नाग था। तो वत्सराज, अब देखेंगे के वो नाग काटा था, तो 2 नाग, एक नागभट्ट प्रथम एक नागभट्ट द्वितीय। तो नागभट्ट द्वितीय हो गया। उसके बाद नागभट्ट उसको क्या, जब सांप काटता तो उसको दूध पिलाया जाता है, भोज कराओ। तो मिहिर भोज या भोज प्रथम, मिहिर भोज या मोज प्रथम। तो उम्मीद करता हूं कि 4 जो वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश के जो 4 राजा हैं, उनका नाम आप याद कर लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रकूट। हम हमेशा आपको ट्रिक दे रहे हैं, जहां आपको ट्रिक सेट करता तो वही ट्रिक, ऐसा नहीं कि सब जगह ट्रिक हम लोग नहीं दे सकते। ट्रिक देंगे तो आप ही गड़बड़ा जाएगा। इसलिए सबसे 102 बार आप इसको याद कीजिए तो आपका याद हो ही जाता। हम लोग अब देखेंगे हम लोग राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जब जाड़ा आता तो हम लोग दांत कुटाते हैं। तो दांत कुटाते हैं मतलब दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग। दंती दुर्ग जब दांत कुटाते हैं जाड़ा में ठंडी में, तो हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर को नाम लेते हैं। और ईश्वर में मूल रूप से कृष्ण भगवान को ही नाम लेते हैं। तो कृष्ण प्रथम, उसके बाद कौन, ध्रुव के बाद गोविंद तृतीय के बाद अमोघ वर्ष के बाद हम लोग देखें कृष्ण द्वितीय। ये चीज हो गई। तब चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, गोपाल। तो हेडिंग में हम लोग क्या देखेंगे, गोपाल के बारे में देख लेते हैं। सॉरी, पहला राजा है उसका नाम क्या है, गोपाल।
दो गोपाल के बारे में सबसे पहले तो यह है कि ये संस्थापक है। गोपाल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, तो गोपाल ने राजधानी अपनी पाटलिपुत्र को बनाया, पाटलिपुत्र। गोपाल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, पाटलिपुत्र। तो यहां से आएगा कि गोपाल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, यानी गोपाल किस वंश का संस्थापक, तो पाल वंश का, और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, बिहार के पाटलिपुत्र, जो पटना, आधुनिक नाम पटना है। तो चलिए यहां तक हो गया। अब देखिए इसी यानी गोपाल ने बिहार शरीफ में, यानी बिहार शरीफ में ओदंतपुरी बिहार, यानी गोपाल ने बिहार शरीफ में, बिहार शरीफ कहाँ है, तो ये आपका नालंदा जिला का एक मुख्यालय है ना। इसी मुख्यालय में बिहार शरीफ में ओदंत बिहार की स्थापना की, और साथ ही ओदंत विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। मतलब हम लोगों ने देखा कि ओदंत बिहार और ओदंत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, गोपाल। किसने स्थापना किया, गोपाल। गोपाल के बाद दूसरा राजा कौन बनेगा, तो गोपाल। देखिए अब इसको भी ट्रिक याद करने, चूंकि अब इस गुर्जर प्रतिहार को ट्रिक से याद किए, राजपूत के बारे में, अब पाल के बारे में याद करते हैं। पाल मतलब केवल क्या पालने के लिए, तो हम लोग क्या, यानी कि कौन सा जानवर को हम लोग पालते हैं, यानी कि हिंदू धर्म में देखिएगा कौन सा, जो हिंदू धर्म का जो ऋग वैदिक या उत्तर वैदिक में आप पढ़ा ही होगा, पढ़ाए हैं हम लोग भी। तो उस समय का सबसे जो अच्छे प्रमुख पशु का नाम क्या था, गाय। तो गाय पाल मतलब क्या होगा, पाल मतलब पाल। तो कौन सा जानवर पाल, तो गाय पाल मतलब गोपाल। गोपाल तो गोपाल हो गया। गोपाल यानी अगर गाय पालिएगा तो कैसा है, धर्म है, तो धर्मपाल हो गया। गाय पालना क्या है, धर्मपाल, तो धर्मपाल हो गया। जब गोपाल यानी गाय को पालिएगा तो धर्म होगा, अगर धर्म होगा तो ईश्वर खुश रहेंगे, तो देवपाल, यानी देव भगवान खुश रहेंगे तो देवपाल, है ना। ये क्या हो गया, देवपाल। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, इसके बाद हम लोग धर्मपाल के बारे में पढ़ेंगे। धर्मपाल, अब देखिए धर्मपाल जब राजा बना तो इसने कहा, भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो धर्मपाल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, यहां से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था, तो धर्मपाल ने। किसने स्थापना किया था, धर्मपाल, है ना। ये चीज हो गई। अब देखिए जब राजा बना कौन, धर्मपाल, तो इसने यानी पाल वंश का पहला राजा है कौन, धर्मपाल, जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में यानी से शामिल हुआ। सबसे पहले ये समझना कि त्रिपक्षीय संघर्ष आखिर हुआ था क्या, व्हाट कारण, जो क्या कारण था ना, है ना। मन में ही प्रश्न आ रहा हो कि सर कारण क्या है त्रिपक्षीय संघर्ष, तो त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण है जो अब यहाँ से अब आपको वचन दे रहे हैं, जो आप प्रवचन के रूप में आप सुनिएगा वो चीज। अब देखिए इधर हम लोगों ने देखा कनौज में जो शासन चल रहा है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में शासन चल रहा था किसका, तो आयुध वंश का। आयुध वंश में दो भाई मिलकर शासन चला रहे थे। एक का नाम क्या था, इंद्रायुध, और दूसरा का नाम क्या था, चक्रायुध। एक का नाम क्या था, इंद्रायुध, और दूसरा का नाम चक्रायुध। अब क्या हुआ कि इंद्रायुध की जो पत्नी थी ससुरी बहुत चालाक निकली। देखी कि दो भाई तो गड़बड़ हो जाएगा, कोई एक ही राजा बन सकता है, तो इसने पति को ही उसका दिया, इंद्रायुध को उसका दिया, और उसका कर इसको अपने राज से ही निकलवा दिया। किसको, चक्रायुध को। तो जब चक्रायुध को राजा अपने राज से साम्राज्य से निकलवा दिया, कनौज से, कौन, इंद्रायुध, तो सबसे बड़ा संकट हो गया चक्रायुध को कि अब क्या करें ना करें। तो इसने सोचा, विचार किया कि अब ऐसा करते हैं कि कनौज के राजा यहाँ कौन थे, सॉरी पाल वंश के राजा यहाँ थे, उनका नाम क्या था, धर्मपाल। तो उनका नाम क्या था, धर्मपाल। तो धर्मपाल से सहायता मांगा, यानी कि डायरेक्ट यहाँ कहाँ पहुंच गया, पाटलिपुत्र यानी पटना पहुंच गया कौन, आपका चक्रायुध। तो धर्मपाल को कहा कि सहायता मांगा कि हमको सहायता दीजिए, जो आप कहिएगा हम आपको देंगे। तो धर्मपाल ने कहा कि ठीक है, हम आप तुमको तो सहायता नहीं, हम तुमको साम्राज्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इसके बदले हमको क्या मिलेगा, है ना। हर कोई क्या जरूरी है दूसरे के बीच में टांग लड़ाने के, कहते ना कि बीच में टंगड़ लड़ाएगा तो पटकाएबे न करेगा। तो वैसा ही चला कर निकला कौन, धर्मपाल। धर्मपाल ने कहा कि किसको, चक्रायुध को, कि जब तुम्हारे पक्ष से हम लड़ाई करेंगे तो हमारा क्या फायदा होगा। तो चक्रायुध ने कहा कि ऐसा कीजिए, हमारी यानी जो हमारा साम्राज्य है, साम्राज्य प्रशासन हम ही करेंगे, लेकिन जैसे आप कहिएगा वैसा ही करेंगे। मतलब आंशिक रूप से शासन आप कीजिएगा, मतलब जो अधिकार है जैसा आप कीजिए, मतलब एक रस कह सकते हैं गुलाम की तरह, यानी जो कहिएगा वो करेंगे, लेकिन राजा हम रहेंगे। तो कहा सही, तो आओ बड़ा बात है, यानी इसको साम्राज्य अपने विस्तार करने के लिए मौका मिल गया। तो इसने तुरंत अपना कौन सैनिक लिया और चढ़ाई कर दिया कहा, कनौज। और कनौज में चढ़ाई कर इंद्रायुध को हरा दिया, यानी इंद्रायुध को हराकर चक्रायुध को राजा बनाया। चक्रायुध को कहाँ का राजा बनाया, कनौज का।
तो यहाँ तक तो समान युद्ध नहीं चला। लेकिन जब चक्रा युद्ध को जब राजा बना दिया कौन, आपका देख लीजिए तो किसने, धर्मपाल ने। जब धर्मपाल ने जब राजा क्या बनाया, शासन में इसको चक्रा युद्ध को राजा बनाया, तो इसने तुरंत कनौज में ही एक बैठक बुलाकर अपने आप को उत्तरा स्वामी की उपाधि ली। क्या लिया, उत्तरा स्वामी। उत्तरा स्वामी यानी उत्तरा स्वामी की उपाधि लिया कौन, धर्मपाल ने। तो उत्तरा स्वामी का मतलब क्या हो रहा, समझ रहे हैं कि पूरे उत्तर भारत का राजा है, पूरे उत्तर भारत का हेड है। तो सबसे बड़ा, जब इतना तो ठीक था, जब जैसे ही धर्मपाल ने उत्तरा स्वामी को उपाधि लिया, तो सबसे बड़ा दिक्कत हुआ। गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा का नाम क्या था, वत्स राज। यानी इसके समय परलल कौन थे, वत्स राज। नागभट्ट प्रथम नहीं थे, परलल। जब वत्स राज को पता चला कि अरे ससुराली उत्तर भारत को हम लोग को पता भी नहीं चला, उत्तरा भारत खाली केवल कनौज को ही जीता और पूरे उत्तर भारत को राजा बन गया, ऐसा कभी हो सकता है? मतलब एक खाली कनौज को जीते, कोई व्यक्ति जीतेगा, जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई जैसे मान लीजिए बिहार को जीतेगा, कहेगा कि हम पूरा भारत का राजा हैं, चाहे पूरे भारत को हेड है, नहीं। तो इसने क्या किया कि वत्स राज को सबसे बड़ा दिक्कत हो गया, तो इसने तुरंत चढ़ाई कर दिया, कहाँ, कनौज पर। कहाँ चढ़ाई कर दिया, कनौज पर। और कनौज पर चढ़ाई करके जो चक्रायुद्ध जो शासन था, चक्रायुद्ध को हराया और साथ ही पूरे कनौज पर अधिकार कर लिया। कौन, वत्स राज ने। वत्स राज ने पूरे कनौज पर अधिकार कर लिया। साथ ही यानी जिसने कौन, धर्मपाल ने कनौज के क्षेत्रों पर नहीं, कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार मतलब किए हुआ था। कौन, धर्मपाल। तो धर्मपाल को भी यानी वत्स राज ने क्या किया था, इसको पीछे यानी अपने क्षेत्र में सीमित कर दिया, मतलब बिहार और बंगाल में ही तक इसको सीमित कर दिया। किसने, वत्स राज। किसने किया, तो धर्मपाल को। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये सीखा कि त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से सबसे पहला राजा कौन है, धर्मपाल। गुर्जर प्रतिहार की ओर से कौन है, वत्स राज, है ना। यानी वत्स राज जब राजा हुआ तो वत्स राज ने किसको किसको हराया, तो इसको चक्रायुद्ध को हराया और साथ ही धर्मपाल को भी हराया। अब देखिए क्या हुआ, ऐसा नहीं कि धर्मपाल यहाँ का राजा हट गया, नहीं, धर्मपाल शासक था। मतलब चक्रायुद्ध को यहाँ शासन को समाप्त किया और अपने अधिकार में कनौज कर लिया। लेकिन जो धर्मपाल भी कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अधिकार किए हुआ था आंशिक रूप से, तो इसको भी वत्स राज ने इसको पीछे ढकेला और कहा कि अगर तुम्हारा राज शासन करना है तो तुम अपने क्षेत्र में शासन करो, वरना तुमको भी लपेट देंगे। तो कहा कि धर्मपाल चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपने ही क्षेत्र में सिमट कर यानी बंगाल और बिहार के क्षेत्र में धर्मपाल ने अपना शासन किया। अब देखिएगा इतना तो ठीक था, यानी तो इसके बाद अब यहाँ तक मन में एक प्रश्न आएगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए हुआ, तो कनौज के लिए हुआ। किसके लिए हुआ, कनौज के लिए, यानी कनौज को जीतने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। अब देखिए जब इधर राष्ट्रकूट की बात करें, राष्ट्रकूट के राजा का नाम क्या था, ध्रुव। ध्रुव ने त्रिपक्षीय संघर्ष, ध्रुव राष्ट्रकूट का पहला शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। तब त्रिपक्षीय इसको भी मन से हुआ कि अरे कुछ लोग कनौज के लिए लड़ रहे हैं, क्या बात है, चलो एक बार हम ट्राई मार लेते हैं, है ना। क्या देखिए गांव देहात में लोग क्या करते हैं, बीच में अगर दो व्यक्ति अगर लड़ाई लड़ ले, तीसरा लोग घूस के मजा ले लेता है। तो सोचा मजा लेने के लिए सोचा कि चलो ना एक बार क्या देख ही लेते हैं। क्योंकि ये लड़ाई में कूदने के माने बीच लड़ाई में कूदने का मतलब है कि कोई व्यक्ति शक्तिशाली है कूद सकता है, कोई कमजोर व्यक्ति दो मान लीजिए कोई दो व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, और क्या कमजोर व्यक्ति उसके बीच में जाएगा तो नहीं जाएगा, कोई जब भी जाएगा तो राजा बरियार ही जाएगा, यानी मजबूत ही जाएगा। तो ये ध्रुव चूंकि मजबूत शासक था, इसने तुरंत यानी हमला कर दिया कहाँ, कनौज पर। और कनौज पर यहाँ किसने अधिकार कर लिया था, वत्स राज को। तो वत्स राज को भी हराकर कनौज के क्षेत्रों पर और साथ ही मालवा का क्षेत्र पर भी इसने अधिकार कर लिया। किसने, वत्स राज ने। केवल इतने नहीं, इसने धर्मपाल को भी हराया, मतलब धर्मपाल को भी कुछ क्षेत्र पर अब हराकर इसने अधिकार किया। लेकिन जैसे ही ससुरा कौन, ध्रुव जब हराया, यानी जब लड़ाई लड़ रहा था कहाँ, कनौज के जीतने के लिए, जीत ही गया था, मतलब मान लीजिए जीत ही गया था, मतलब अधिकार कर लिया कहाँ, कनौज के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया ध्रुव ने। मालवा के क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया। चूंकि अब इधर इधर जाएगा तो बिना मालवा यानी मध्य प्रदेश हुआ उत्तर प्रदेश तो जा नहीं सकता, और मध्य प्रदेश के निकट था कौन, आपका कनौज था। तो जब इसने मालवा के क्षेत्रों को भी जीत लिया, कनौज को भी जीत लिया, कुछ बिहार को भी क्षेत्रों को जीत लिया, तब क्या हुआ कि ध्रुव ने जैसे इधर लड़ाई लड़ रहा था तब तक दक्षिण भारत इसके साम्राज्य में एक क्या हुआ, आंदोलन हो गया, मतलब विद्रोह हो गया। तो इसको जैसे पता चला कि इसको ध्रुव को तो कि हमारे साम्राज्य में विद्रोह हो गया, तो इसने तुरंत ही अपने लौट गया, तुरंत रिटर्न हो गया। तो जब जैसे ही रिटर्न हुआ तो इसको मौका मिल गया, किसको, धर्मपाल को और
चक्रायुध को, तो तुरंत इसने धर्मपाल ने कनौज के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और चक्रायुध का पुनः कनौज का शासक बना दिया। तो यानी कनौज का शासक 2 बार कौन बना? चक्रायुध। सबसे पहले चक्रायुध को किसने हराया था? तो वत्सराज ने। तो उसके बाद ये देखिए हम लोगों ने कि धर्मपाल को किसने किसने हराया? तो सबसे पहले वत्सराज ने हराया, वत्सराज के बाद कौन हराया? तो ध्रुव ने भी हराया, यानी ध्रुव के बाद देखिए, अब देखिए जब लौट गया तो यहाँ पर पुनः अधिकार किसको, यानी कनौज के क्षेत्रों पर धर्मपाल ने अधिकार कर चक्रायुध को पुनः यहाँ का राजा बना दिया। अब देखिए जब वैसे ही राजा यानी कि ध्रुव के बाद यहाँ का जो राजा है कौन? गोविंद तृतीय। जब ध्रुव के मरने के बाद जब राजा बना गोविंद तृतीय, तो गोविंद तृतीय ससुरा और ही फौरन में आ गया कि अरे तू राजा कैसे तुरंत बन गया? ये हमारा क्षेत्र था, मतलब ये कहने लगा ये तो हमारा क्षेत्र था, तुम कैसे राजा बन गया? तो इसने क्या किया, सॉरी यहाँ मतलब वत्सराज हो गया। तो नागभट्ट यानी नागभट्ट फॉरम आ गया, करे ससुरा ये तो हमारे क्षेत्र था, तुम कैसे अधिकार कर लिया? और नागभट्ट ने तुरंत यहाँ का क्या किया, हमला कर दिया। क्या कर दिया? हमला। और पुनः आबरी बार चक्रायुध को चकरा दिया, मतलब हत्या कर दिया और कनौज के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और साथ ही धर्मपाल को भी हराया। क्योंकि धर्मपाल आंशिक रूप से शासन कर रहा था, तो धर्मपाल को भी हराया। और इसने यानी वत्सराज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो वत्सराज ने अपनी राजधानी कनौज को ही बनाया। तो यानी धर्मपाल को किसने किसने हराया? तो देखिए नागभट्ट द्वितीय ने भी हराया। नागभट्ट द्वितीय ने क्या हराया? नागभट्ट द्वितीय ने हराकर कनौज के क्षेत्रों पर अधिकार कर अपनी राजधानी ही, मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश का जो राजधानी था वो उज्जैन था, यानी मध्य प्रदेश का उज्जैन। लेकिन इसने यानी इसके जब नागभट्ट प्रथम ने कनौज में चक्रायुध को हत्या कर इसने अधिकार कर कनौज पर पूरा अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी कहाँ ट्रांसफर कर लिया? कनौज को। तो ये हम लोगों ने समझा कनौज के बारे में। अब देखिएगा ये हो गई, जब इतना फॉर्म हो गया तो ससुराल जब ये नागभट्ट हो गया तो इधर गोविंद तृतीय राजकूट में गोविंद तृतीय भी फॉर्म आ गया। क्योंकि जब ये फॉर्म जब ये राजा बना तो ससुरा क्या वो फॉर्म आया तो इसने तुरंत हमला कर दिया। इसको पता था कि जो एक समय था हमारा क्षेत्र यानी ध्रुव नहीं हमारे पिताजी ही ने इसको जीता था, लेकिन तुम लोग फिर अधिकार कर लिया, ठहरो तुमको संत कर देंगे। तो इसलिए गोविंद तृतीय ने पुनः चढ़ाई कर दिया। कहाँ? पहले तो इधर मालवा के क्षेत्र को पुनः जीत लिया, यानी दोबारा जीता कौन? इसके पिता भी नहीं जीता, लेकिन जैसे ही इसके पिता लौटा तो इसका अधिकार कर लिया तुरंत इसने। चूंकि इसका विद्रोह हो गया था तो विद्रोह का रिटर्न मार दिया, तब तक इधर मालवा क्षेत्र में प्रतिहार पुनः अपना अधिकार में कर लिया। इधर अभी आपको देखा कि चक्रायुध अधिकार कर लिया था। तो गोविंद तृतीय जब पुनः हमला कर यानी कि किसके नागभट्ट द्वितीय को हराया, नागभट्ट द्वितीय को हराकर मालवा क्षेत्रों का अधिकार कर दिया। उसके बाद कनौज के शासक को पुनः हराया, सॉरी यानी कि कनौज में देखें तो गोविंद तृतीय ने कनौज, चूंकि आप कनौज किसके अधीन में आ गया? नागभट्ट द्वितीय के। इसने गोविंद तृतीय को क्या किया? गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को हराया। नागभट्ट द्वितीय के साथ साथ धर्मपाल को भी हराया। किसने हराया? धर्मपाल को। तो धर्मपाल को किन किन लोगों ने हराया? तो गोविंद तृतीय ने भी हराया था, गोविंद तृतीय। तो हम लोगों ने देखा कि धर्मपाल को कौन कौन लोगों ने हराया था? तो वत्सराज, यानी देखिए गुर्जर प्रतिहार का 2 शासक हराया और राष्ट्रकूट शासक 2, यानी 2 गुर्जर प्रतिहार का हराया और 2 राष्ट्रकूट का। गुर्जर का क्या क्या है? तो गुर्जर में देखिए वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय, और राष्ट्रकूट का कौन सा है? ध्रुव और गोविंद तृतीय। ये हो गई। देखिए अब धर्मपाल को अभिलेखों में परम सौगात कहा जाता है, यानी अभिलेख एक जीएस काफी इंपोर्टेंट है। परम सौगात धर्मपाल को अभिलेखों में परम सौगात कहा जाता है। क्या कहा था? परम सौगात कहा जाता है। किसको? धर्मपाल को क्या कहा था? परम सौगात। अब देखिएगा इसी धर्मपाल ने इधर देखिए इधर आपको पता है दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ जो धर्मपाल का संबंध था काफी अच्छा था। इसी धर्मपाल में इंडोनेशिया के जावा के एक वंश वहां एक शासन चल रहा था, शैलेंद्र वंशी, यानी शैलेंद्र वंश का वहां शासन चल रहा था। उसी में एक राजा थे, उनका नाम क्या था? वाल पुत्र देव। नहीं तो आपका यानी कि इसके बाद के शासन यानी बालदेव पुत्र के बारे में हम लोग अगला शासन में इसके बाद के चीजों को हम लोग देखेंगे, है ना। यानी जो बाल पुत्र की हम लोग वही बात करें, इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ना मतलब है, लेकिन आगे चोरी आपका थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद पढ़ेंगे। इसके बाद यानी कि हम लोगों ने देखा कि गोपाल में किसको हराया था, ये हो गई। उसके बाद देखें गोपाल वंश
यानी पाल वंश के बाद गोपाल, गोपाल के धर्मपाल, इसके बाद कौन पड़ा? देवपाल। ये चीज अभी आपको जो बताया गया देवपाल के बारे में था। देवपाल, देवपाल यानी देवपाल जब राजा बना, देवपाल ने सबसे पहले क्या किया? देवपाल ने भी अपने पिता की तरह किसने? त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, यानी इसने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष यानी देवपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। ये चूंकि जो देवपाल अभी देख रहे हैं, देवपाल काफी पाल वंश का काफी इंपोर्टेंट राजा है। क्योंकि जब देवपाल जब राजा बना तो इसने नेपाल के क्षेत्रों को जीत कर, नेपाल, इधर देखे तो असम में, पूरा असम में ही आना था तो असम, और इधर देखे तो उड़ीसा, उड़ीसा। यानी देवपाल जब राजा बना तो इसने अपने पिता की तरह त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। इसने क्या किया? तो इसने अपने पिता की तरह त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, और त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। और जिसके समय देवपाल के समय त्रिपक्षीय संघर्ष में कनौज की प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार की ओर से कौन था? मिहिर भोज यानी भोज प्रथम, और इधर से कौन था? गोविंद तृतीय। हाँ ना, इधर से कौन था? इधर से शासन कौन? इधर से आपका कौन आया था? अमोघ वर्ष। गोविंद तृतीय तो यहाँ तक हरा ही दिया था, यानी अमोघ वर्ष आया था। अमोघ वर्ष यानी गोविंद तृतीय तो अभी इसको हराया था, यानी गोविंद तृतीय किसको हराया था? धर्मपाल को। यानी कि जब देवपाल राजा बना तो इसने अपने पिता की तरह त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, और इसने भोज प्रथम और यानी कि गुर्जर प्रतिहार के राजा भोज प्रथम और राष्ट्रकूट राजा अमोघ प्रथम को यानी हराया। यानी पहली बार पाल वंश का शासक है कौन? देवपाल, जिसने यानी गुर्जर को भी हराया और राष्ट्रकूट को भी हराया। इसके पहले कोई राजा नहीं था जिसने यानी पाल का जिसने इन दोनों को हराया था। तो इसी हो गई। इससे इतना मतलब मजबूत राजा बना, इसने नेपाल के क्षेत्रों को भी जीत लिया, असम के क्षेत्रों को भी जीत लिया, उड़ीसा के क्षेत्रों को भी जीत लिया। मतलब इसके शासन काल में मतलब पाल वंश का बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तृत था। मतलब देख लीजिए एक तरह से तो कहाँ तक? तो पूरा बिहार हो गया, पूरा बंगाल हो गया, पूरा नेपाल हो गया, पूरा असम हो गया, पूरा उड़ीसा हो गया, इतना साम्राज्य तक विस्तृत था। अभी जो अभी तुरंत आपको बताए थे कि इसका देवपाल का जो संबंध था दक्षिणी पूर्व एशिया के साथ काफी अच्छा था, और इसी में इंडोनेशिया के जावा के राजा यानी जावा में एक वंश चल रहा था, उसका नाम वंश था शैलेंद्र वंशी। क्या नाम था? शैलेंद्र वंशी। और इसी में एक उसी का राजा था, क्या नाम? बालपुत्र देव। उनका नाम क्या था? बालदेव पुत्र। देखिए देवपाल के ही समय यानी देव दोनों मैच करा, इसलिए आपको हम भी इसमें कंफ्यूजन हो गए थे, लेकिन ये ट्रिक आपके ध्यान में रखिएगा, आप कंफ्यूजन नहीं हो गया। देवपाल कहेगा तो देवपाल में कौन आया? जावा के राजा कौन थे? बालपुत्र देव, क्योंकि देवपाल और देव दोनों में ही, इसलिए आपका एक चीज हो गई देवपाल के बारे में। तो देवपाल के जब राजाओं ने, तो देवपाल चूंकि बौद्ध धर्म के लोग इसमें काफी आस्था था, इसलिए इसने देवपाल से आग्रह किया कि ऐसा कीजिए कि नालंदा में कुछ जमीन दे दीजिए और वहां हम बौद्ध विहार बनाएंगे। तो इसने आग्रह किया था किसको? देवपाल से कि नालंदा में कुछ जमीन दे दीजिए। तो देवपाल ने इसी के आग्रह पर नालंदा में 5 गांव को दान में दिया था। किस लिए? तो बौद्ध विहार बनाने के लिए। तो ये यहाँ से जीएस आता है कि किस समय जावा के शासक शैलेंद्र वंशी बालपुत्र देव ने क्या किया था? नालंदा में बौद्ध विहार को स्थापना की थी। तो ये चीजें हो गई। अब देखेंगे इसके बाद यानी कि वत्सराज के बारे में हम लोगों ने देखा कि वत्सराज हो गया। वत्सराज के बाद देवपाल। और देवपाल के बारे में काफी इंपोर्टेंट ये है कि जब देवपाल राजा बना तो इसने पूरे साम्राज्य को इसने विस्तृत कर लिया। क्योंकि अब इतना साम्राज्य विस्तृत कर लिया तो इसने सबसे ज्यादा इसको डर लग रहा था कि अगर पाटलिपुत्र से अगर राजधानी में अगर पूरा शासन चलाएंगे तो चलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अपनी राजधानी को कहाँ ट्रांसफर कर लिया? मुंगेर यानी पाल वंश का पहला ऐसा राजा है कौन? यानी इसके पहले पाल वंश का राजधानी कहाँ था? तो पाटलिपुत्र था। लेकिन जब देवपाल राजा बना तो इसने अपनी राजधानी मुंगेर को ट्रांसफर किया, यानी मुंगेर को स्थानांतरित किया। मुंगेर से 2 प्रश्न आएगा, कौन सा राजा था जिसने मुंगेर में अपनी राजधानी बनाया? तो पहले पाल वंश का राजा देवपाल, दूसरा एक है मीर कासिम।
म से मुंगेर और म से मीर कासिम, दो राजा है जो भारत का, जिसने मुंगेर को भी अपनी राजधानी बनाया था। तो मीर कासिम तो आप मेडावल में जब पढ़ेगा तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे। तो ये चीज हो गई, यानी कि देवपाल का भी देवपाल के बाद देखिएगा तो जो पाल वंश का जो सिस्टम है, यानी कि जो स्थिति है एकदम काफी चरमरा जाएगा। इसके बाद राजा बनेगा कौन? विग्रहपाल। विग्रहपाल, विग्रहपाल के बारे में कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ हम लोग को उल्लेख नहीं मिलता। विग्रहपाल के बाद आया कुछ नारायण पाल। नारायण पाल, नारायण पाल देखिए इसका नाम है तो नारायण, लेकिन ससुरा इसके साम्राज्य में और भी विग्रहपाल से भी ज्यादा इसके साम्राज्य काफी गिरावट आएगा। गिरावट क्या आएगा इसके साम्राज्य में? इसके साम्राज्य में क्या कि गुर्जरों ने इसके साम्राज्य पे इसको जीत कर, यानी कि गुर्जरों ने इस पर हमला कर क्या किया, इसके साम्राज्य को इतना मतलब तहस नहस कर दिया कि इसको लास्ट में केवल और केवल उत्तर बिहार छोड़ा, मतलब केवल और केवल उत्तर भारत गुर्जर पर ने इतना इसको हमला किया कि इसका साम्राज्य को छीन लिया, कनौज को छीन लिया, पूरा पूरा दक्षिण भारत को इसने जीत लिया। दक्षिण बिहार तो नहीं हो सकता, दक्षिण बिहार को जीत लिया और साथ ही कुछ बंगाल का क्षेत्र को जब इसके समय जब ये राजा बना तो इसके समय केवल और केवल क्या बना बचा? उत्तरी बिहार और कुछ बंगाल का क्षेत्र, यानी कुछ बंगाल का क्षेत्र किसके साम्राज्य बना? नारायण पाल का समय। तो हम लोगों ने देखा नारायण पाल के जब राजा बना तो इसके समय काफी स्थिति नाजुक एकदम खराब हो चुकी। इसके बाद राजा कौन बनेगा? उसका महिपाल। महिपाल जब राजा बनेगा, महिपाल, देखिए महिपाल को पाल वंश का हम लोग द्वितीय संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? द्वितीय संस्थापक। द्वितीय संस्थापक इसलिए कहते हैं कि इसने अपनी खोई जो पाल वंश का जो खोई हुई प्रतिष्ठा था, मतलब जो जब राजा बना महिपाल, तो महिपाल आपको पता होगा कि अभी जब शुरुआत हम पाल वंश का स्टार्ट किए तो पाल वंश का मूल जब साम्राज्य था कहाँ तक था? तो बिहार और बंगाल का। तो इसने बिहार और बंगाल के क्षेत्रों को अपने वापस करने में यानी कर लिया, बिहार और बंगाल। तो यानी कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कौन है? महिपाल। और इसने अपने साम्राज्य को पुनः बंगाल और बिहार तक सीमित कर दिया। इसके बाद इसको हम लोग संस्थापक तो द्वितीय संस्थापक कहते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा खराब ये था कि इसी के समय राजेंद्र चोल वंश का राजा कौन था? राजेंद्र चोल ने इसको हराकर गंगई कुंड की उपाधि लिया था। क्योंकि कौन था? राजेंद्र चोल। और राजेंद्र चोल ने गंगई कुंड, मतलब गंगा को ही जीतने वाला गंगई कुंड, यानी सब पिछले क्लास में पढ़ाया गया, नहीं समझ पढ़े होंगे ताकि वीडियो प्रीवियस देख लीजिएगा। तो चोल वंश का राजा कौन था? राजेंद्र चोल। इसी राजेंद्र चोल ने इसको हराकर गंगई कुंड, सौभाग्य इसको कह लीजिए किसको? महिपाल को ये था कि जो राजेंद्र चोल था इसके हराया, लेकिन ससुराल केवल जल लेने के लिए, यानी गंगा नदी के जल को केवल लेने के लिए इसने इसको हराया था, लेकिन शासन करने के लिए नहीं था। तो ये हो गई यानी महिपाल के बाद राजा बनेगा, उसका नाम क्या है? रामपाल। रामपाल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट है। रामपाल केवल अंतिम प्रतापी शासक है। इसके बाद इसका क्या बनेगा? गोविंद पाल। इसके बाद राजा कौन बनेगा? उसका नाम है गोविंद। तो चलिए हम लोगों ने पाल वंश के बारे में विस्तार रूप से अध्ययन कर लिया। तो हेडिंग में लिखिए त्रिपक्षीय संघर्ष। हेडिंग में लिखिए त्रिपक्षीय संघर्ष और उसमें पॉइंट करके लिखिए त्रिपक्षीय संघर्ष कनौज से संबंधित था। त्रिपक्षीय संघर्ष कनौज से संबंधित था, जिसमें पाल प्रतिहार तथा राष्ट्रकूटों ने भाग लिया। जिसमें पाल प्रतिहार तथा राष्ट्रकूटों ने भाग लिया। और हेडिंग में लिखिए पाल वंश। हेडिंग में लिखिए पाल वंश और टाइमिंग पीरियड लिख लीजिए 750 से लेकर 1170 तक। टाइमिंग पीरियड लिख लीजिए 750 से 1170। और इसमें सबसे पहला पॉइंट कीजिए संस्थापक। संस्थापक लिखिए गोपाल। और क्षेत्र लिखिए बिहार और बंगाल। यह हो गई। धर्म लिख लीजिए बौद्ध धर्म और ब्रजयान शाखा से। धर्म हो गया बौद्ध धर्म और ब्रजयान शाखा। अब हेडिंग में लिखिए गोपाल के बारे में हम लोग देखेंगे, डिटेल रूप से अध्ययन हम लोग लिखेंगे। तो हेडिंग में लिखिए गोपाल, लिखिए पॉइंट करके इसमें गोपाल में, यह पाल वंश का संस्थापक था। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। फिर इसमें लिखिए अगला पॉइंट करके
गोपाल ने नालंदा के बिहार शरीफ में ओदंतपुरी बिहार और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। ओदंतपुरी बिहार और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसके बाद हेडिंग में लिखिए दूसरा धर्मपाल लिखिए इसने भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। लिखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। लिखिए यह पाल वंश का पहला शासक था जिसने कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। लिखिए इसने कनौज के राजा इंदिरायुध को हराकर इसके स्थान पर चक्रायुध को राजा बनाया तथा कनौज में बैठक कर उत्तरास्वामी की उपाधि ली। किसने उपाधि ली? उत्तरास्वामी की। लिखिए धर्मपाल को अभिलेखों में परम सौगात कहा गया है। ये हो गई धर्मपाल से मुख्य बातें। अब लिखिए धर्मपाल को त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार राजा वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय तथा राष्ट्रकूट राजा ध्रुव और गोविंद तृतीय ने हराया। उसके बाद हेडिंग में लिखिए देवपाल लिखिए इसने भी कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और गुर्जर प्रतिहार के राजा भोज प्रथम तथा राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष को हराया। लिखिए इसमें पॉइंट करके लिखिए इसने नेपाल असम उड़ीसा के क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य को विस्तार किया। लिखिए इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से मुंगेर को स्थानांतरित किया। उसके बाद लिखिए देवपाल के समय अरब यात्री सुलेमान आया था। अरब यात्री का नाम क्या था? सुलेमान आया था। ये हो गई। अब देखिए यहाँ से 3 बार आएगा। पहले यदि पाल वंश के समय सुलेमान यात्री किन राजा के शासनकाल में आया था? तो देवपाल। वही प्रश्न आएगा जो कि देवपाल के समानांतर कौन राजा था? सबसे पहले याद रखिए तो देवपाल ने किसको हराया था? तो देखिए अभी आपको बताया कि देवपाल देखिए भोज प्रतिहार राजा मीर भोज या भोज प्रथम, उसी को हम लोग कहते हैं, और अमोघ वर्ष को हराया। तो यहाँ से ये प्रश्न केवल मॉडरेट करेगा कि किस से राष्ट्रकूट राजा के समय सुलेमान भारत आया था। तो राष्ट्रकूट राजा की बात करें हम लोग तो अमोघ वर्ष, क्योंकि ये किसके समानांतर था? तो देवपाल। केवल याद कीजिए कि देवपाल के ही समय अरब यात्री सुलेमान आया था। तो सुलेमान आया था। अब यहाँ से 3 जीएस बनेगा। पहला कि देवपाल के समय राष्ट्रकूट का राजा कौन था? तो अमोघ वर्ष। और प्रतिहार का राजा कौन था? नागभट्ट। तो ये चीजें जब वहां पढ़ेंगे, जब इस मंथ पढ़ेंगे तो वहां भी आपको लिखा दी जाएगी।
अब देखिए इसमें लिखिए देवपाल का संबंध दक्षिण पूर्व एशिया के साथ काफी अधिक था। देवपाल का संबंध दक्षिण पूर्व एशिया के साथ काफी अधिक था। लिखिए इसमें इंडोनेशिया के जावा के शैलेंद्र वंशी राजा वालपुत्र देव के आग्रह पर नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांवों को दान दिया था। तो ये हो गया देवपाल के बाद। कौन आया देखिए अभी है ना। देवपाल के बाद लिखिए विग्रहपाल। लिखिए यह देवपाल के बाद शासक बना। उसके बाद लिखिए नारायण पाल। लिखिए यह इसके समय पाल वंश का ह्रास हुआ अर्थात प्रतिहारों ने इसे दक्षिण बिहार और बंगाल के क्षेत्रों को जीतकर केवल उत्तरी बिहार और कुछ बंगाल के क्षेत्रों तक ही सीमित कर दिया तथा नेपाल असम और उड़ीसा स्वतंत्र हो गए। उसके बाद लिखिए महिपाल। हेडिंग में लिखिए महिपाल। लिखिए इसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। क्योंकि इसने पाल वंश के खोई प्रतिष्ठा को वापस लौटाया। अर्थात इसने अपना मूल साम्राज्य बिहार और बंगाल को अपने अधीन में किया। ये चीजें हो गई। इसके बाद राजा कौन बनेगा? रामपाल। तो लिखिए रामपाल। लिखिए पाल वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। इसमें पॉइंट करके लिखिए रामपाल में यह पाल वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। उसके बाद अंतिम राजा लिखिए गोविंद पाल। लिखिए इसमें यह पाल वंश का अंतिम शासक था। इसके स्थान पर लक्ष्मण सेन ने सेन वंश की स्थापना की। तो हम लोगों ने पाल वंश को पूरा कम्प्लीटली अध्ययन कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गुर्जर प्रतिहार देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रकूट। तो उम्मीद करता हूं कि आप खूब अच्छी तरह से समझे होंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय हिंद। बहुत अच्छा लगा वीडियो तो जरूर लिखिएगा। उसके बाद चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।